उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ अदिति। नई सुबह, नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेके। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके, बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। तो आज सबसे पहले बात अयोध्या की करेंगे, जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। तो कैसा है राम दरबार और क्यों प्रभु राम अयोध्या और देश के लिए समृद्धि की सौगात लेके आ रहे हैं, इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। बात मुंबई की भी करेंगे, जिसके लिए आज का दिन काफी अहम साबित होने जा रहा है। आज मुंबई वालों को अटल सेतु की सौगात मिलने जा रही है। मुंबई के लिए कितना खास है ये सेतु और क्यों है इसे मुंबई की नई लाइफलाइन कहा जाएगा, इसे भी समझेंगे। प्रभु श्री राम केवल हमारे आराध्य नहीं, बल्कि वो हमारी सनातन संस्कृति का आधार भी है। तो चलिए धीरेन्द्र शास्त्री से जानते हैं कि राम नाम का वो अर्थ क्या है, जिसमें हमारे जीवन के लिए बड़ी सीख छिपी है। राम विश्व की आत्मा है, राम चैतन्यता है, राम विश्व की मर्यादा है। उत्कृष्ट मानव कैसा होता है, ये प्रभु श्री राम ने मानव बन करके, परमात्मा ने मानव बन करके पूरी दुनिया को बताया है। हमने प्रभु श्री राम से मर्यादा सीखी, हमने प्रभु श्री राम से सामाजिक समरसता सीखी। प्रभु श्री राम ने सबरी के घर जाकर के जो बेर खाए, इससे यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि पूरे विश्व में एकता इसी ध्येय के साथ आ सकती। जो रामचरित्र मानस का आधार लेगा, जो राम के चरित्र को जीवन में उतारेगा, उसी का जीवन प्रभु श्री राम की तरह मर्यादित होगा। और तभी भारत देश हमारा हिंदू राष्ट्र होगा, तभी विश्व में एकता होगी, तभी भारत में जातिवाद खत्म होगा। इसलिए हमारी नजर में राम प्राणों से ज्यादा जरूरी है। राम नहीं तो प्राण नहीं, और राम नहीं तो भारत में एकता नहीं, राम नहीं तो भारत में संप्रभुता नहीं, राम नहीं तो भारत में चैतन्यता नहीं, राम नहीं तो भारत विश्व गुरु भी नहीं, और राम नहीं तो भारत की कोई पूंछ भी नहीं, राम नहीं तो भारत की कोई साख नहीं। राम यूं कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं, भारत का सिरमौर अगर कोई है तो वो प्रभु श्री राम है, और विश्व की चैतन्यता कोई और है तो वो प्रभु श्री राम है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां अंतिम चरण में है। गर्भगृह में 8 स्वर्ण जड़ित द्वार लग चुके हैं। प्रथम तल की साज सज्जा का सभी काम 15 तारीख तक पूरा हो जाएगा। देखिए रामकाज में जुटे भक्तों के उत्साह की अद्भुत तस्वीरें। आए हैं राम, आए हैं प्रभु श्री राम, आए हैं राम, आए हैं प्रभु श्री राम, आए हैं। रामलला के दरबार की साज सज्जा अंतिम चरण में है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उत्साह उमंग से अयोध्या सराबोर है। गर्भगृह की ऊपरी मंजिल पर 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा स्वर्ण द्वार स्थापित किया गया है। तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। इस स्वर्ण जड़ित कपाट पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में लगने वाले 14 द्वार में से 8 कपाट अब तक लग चुके हैं। प्रत्येक द्वार पर लगभग 2 किलो सोने की बारीक नक्काशी वाली चद्दर जड़ी गई है। 15 जनवरी तक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के सभी काम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम शुरू होंगे। दरवाजे बाकी हैं, वो आधे लग चुके हैं, आधे लग के कंप्लीट हो जाएंगे। और 15 तारीख तक हमारा जो भी काम शेष है, दरवाजे का हो या कोई अन्य हो, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 16 से हमारी पूजा शुरू है। हर ओर राम भक्ति की बयार बह रही है। रामलला को 56 भोग अर्पण कर अपने आराध्य के प्रति भक्त आस्था और विश्वास की अनूठी मिठास खोल रहे हैं। गुजरात और काशी से आए इन कारीगरों के उत्साह को देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए देसी घी के लड्डू बना रहे हैं। पैंतालीस टन लड्डू बनाना है, जिसके लिए हमने 40 दिन का समय लिया है, जिसमें उसमें कुछ एक आध दिन रेस्ट होगा, फिर बनता रहेगा, रेस्ट होगा, बनता रहेगा। रामलला का प्रसाद आप बना रहे हैं यहाँ पर तो बहुत शुद्धता से, बहुत खुशहाली से, बहुत उमंग से बन रहा है। प्रसाद बनाने में सभी लोग उमंगी से। राम जन्मभूमि परिसर से सटी नूर आलम की जमीन पर विशेष इंतजाम किया जा रहा है।
यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लेने आ रहे राम भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था होगी। श्री राम ट्रस्ट के अधिकारियों की देखरेख में यहाँ 20,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ तो हमारे भगवान राम की जितने भी मेहमान आएंगे उनका भोजन बनेगा, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जितने भी बाहरी हमारे सारे भाई लोग आएंगे सबका भोजन की यहाँ तैयारी बनेगी और ये हमारे बाबूजी चंपत राय जी का आदेश है। 18-19 तारीख से यहाँ भंडारा शुरू हो जाएगा। नूर आलम को गर्व है कि उन्हें रामलला का पड़ोसी होने का सौभाग्य मिला है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में ये जिम्मेदारी मिलने की इन्हें बेहद खुशी है। इतने बड़े से थे तब से इस अयोध्या का बहुत सारा रूप देखा है और जब आप अपनी अयोध्या को आज हम लोग देखते हैं तो हम लोग अपने आँख के आंसू को नहीं रोक पाते हैं। हमको यकीन नहीं था कि हमारी अयोध्या कभी ऐसी हो जाएगी। ये हमारे भगवान की जो है और हम लोगों के मंदिर बनने से और सारी चीजों से इतना अयोध्या बदल गई है, इसको हम लोगों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था और अभी भी कभी कदार कल्पना कर नहीं कर पाते हैं। और अभी ये और बदलेगी, अभी ये और बदलेगी। राम सबके हैं और सब राम के, यही वजह है कि हर धर्म और समुदाय के लोग रामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी भाव के साथ हर दिन अयोध्या चमक रही है, चहक रही है, रामोत्सव के लिए निखर रही है। अयोध्या में बनवीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप ये सोचकर परेशान हैं कि प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद भारी भीड़ के कारण रामलला के दर्शन कैसे होंगे, तो ये खबर आपके लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो आज नहीं तो कल रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने की सोच रहे हैं। अब एक ऐसा वेब एप्लीकेशन बनाया गया है जिस पर डिजिटल तरीके से रामलला के दर्शन पूजन किए जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए मंदिर जाकर दर्शन और पूजन करने जैसा अनुभव होगा। घर बैठे राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल स्क्रीन पर पूजा अर्चना, अयोध्या में नए बने राम मंदिर के कोने कोने की सैर, ये सारा काम अब अवधपुरी गए बगैर ही हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब एक ऐसा वर्चुअल राम मंदिर तैयार किया गया है जिसमें न भीड़ भाड़ है, न लंबी कतार है और बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से भगवान साक्षात आपके सामने प्रकट होते महसूस होते हैं। वैसे तो वीडियो लिंक के जरिए मंदिरों से आरती और पूजा का लाइव प्रसारण पहले से हो रहा है। श्रद्धालुओं को मंदिरों में होने वाले खास अनुष्ठान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाए जाते हैं, लेकिन इस डिजिटल राम मंदिर के वेब एप्लीकेशन के जरिए श्रद्धालुओं को वर्चुअल दर्शन के साथ साथ खुद अपने आराध्य की मनचाहे तरीके से सेवा करने और मंदिर की दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। भव्य मूर्ति जो 281 वाली मीटर की मूर्ति वहाँ बन रही है, उसका हमने एक आर्टिस्टिक मूर्ति यहाँ पे भी अपनी क्रिएट करी है जिसमें आप राम जी के श्रृंगार कर सकते हैं। एक आप, और इसके बाद कुछ और एक्टिविटीज भी हम बना रहे हैं, जैसे राम जी के आपने चरण स्पर्श करके पैर धोने हैं, जैसे वो अपने बेड से उठे, शैया से उठे। फिर एक है हम इसके बाद और बना रहे हैं जिसमें राम जी अपने राजा राम दरबार, मतलब राजा राम रूप में अपने दरबार में प्रवेश कर चुके हैं और आपको उनको पंखा देना है। कुल मिलाकर भक्तों के लिए अपने आराध्य के नजदीक होने की हर सुविधा तकनीक की मदद से मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल दुनिया से रामलला की पूजा अर्चना करें और उनको महसूस करें कि वो भाव आपके साथ है जो अयोध्या जाने वाले लोगों के पास है। तो आप घर बैठे ही वर्चुअल दुनिया से रामलला के दर्शन कर सकते हैं। ना सिर्फ दर्शन, पूजा अर्चना करके जो कृपा है जो लोग अयोध्या जाकर ले रहे हैं वो आप अपने घर बैठे भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ गूगल पर जाकर इस ऐप तो क्या ना वेबसाइट को खोलना है और आप तमाम जो ये फन एक्टिविटीज हैं उसका हिस्सा बनकर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उसका लाभ हर रोज हर पल अपने घर पर बैठे बैठे ले सकते। तकनीक ने ये मुमकिन कर दिया है कि श्रद्धालु न केवल खुद बल्कि अपने मित्र और परिजनों के साथ कंप्यूटर के सामने बैठकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे, उनकी संगति को महसूस कर सकेंगे। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर करीब करीब तैयार हो चुका है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि मंदिर बनने के बाद न केवल अयोध्या में पर्यटन को नए पंख लगेंगे, बल्कि राम का मंदिर रामनगरी के साथ देश के लिए भी शुभता और समृद्धि का केंद्र साबित होगा। इसे लेकर देश के जाने माने अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। इकोनॉमी के हिसाब से पूरे देश को उससे बहुत फायदा होने की उम्मीद है। देखिए है क्या, इंडियन डायस्पोरा यूएस में जो है
यूरोप में जो है, गल्फ में जो है, ऑस्ट्रेलिया में है, उससे बहुत लोगों की संभावना है कि जनवरी के महीने में ही या फरवरी के शुरुआत में हिंदुस्तान आए भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी। उसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा के पिलग्रिम्स आएंगे या हिंदुस्तानी पिलग्रिम्स आएंगे, उससे क्या होगा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैब्स, ऑटोज, टैक्सीज, उसके अलावा शॉप्स, सोवेनियर शॉप्स, उसके अलावा लोकल साइट सीइंग, उसके अलावा लोकल गुड्स बेचने वाले, इतने लोगों के पास जो है बिजनेस आएगा, इतने लोगों को फायदा होगा कि उससे इकोनॉमी के अंदर बहुत मैसिव इनफ्लो आने की उम्मीद है। देखिए, इतने लोग आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए कि मेरी कैलकुलेशन ये है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में राम मंदिर की वजह से जो पिलग्रिम्स आने वाले हैं, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ जंप करके जनवरी टू मार्च क्वार्टर के अंदर 8.4% पहुंचने की संभावना है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। जॉब्स भी क्रिएट होंगे कुछ। अगर आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि इसकी वजह से जो 2300 एकड़ का जो थीम पार्क बनने वाला है, उसकी वजह से टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। और जब ये पूरा प्रोजेक्ट फिनिश होगा तब रियल एस्टेट में ऑलरेडी बूम आ चुका है, तो एक टूरिज्म बढ़ रहा है, रियल एस्टेट बूम हो रहा है, प्राइसेस जो है रियल एस्टेट की ऑलमोस्ट डबल हो रही हैं। जहां 3000 के जो भाव चल रहे थे वहां 6 से 7000 भाव चल रहे हैं अभी। और नए प्रोजेक्ट्स बहुत लोग लॉन्च कर रहे हैं, स्टार होटल्स टाइप रिसोर्ट्स बन रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जॉब क्रिएशन में बहुत फायदा होगा ओवरऑल इकोनॉमी में। वहां के जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल व्यापारी, यानी जो सबसे कॉमन मैन है जो जमीन पर, उसका पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और जब उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो इंडिया का भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और जब इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी पर भी उसका असर आएगा। देश विदेश से अभी हमने कई सारी न्यूज खबरें देखी जहां पर विदेशों से लोग आ रहे हैं अयोध्या, और ये हमेशा आते रहेंगे। ये 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, तो ऑब्वियस चीजें, उसका असर तो भारत की इकोनॉमी पर 100% पड़ना है। जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसमें काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। और ये जो पिलग्रिमेज टूरिज्म जो इंटरनेशनल अब चालू होगा अयोध्या का बनने से, प्लस जो और टेम्पल की विजिबिलिटी देखने को मिली है या देखने को मिलेगी आने वाले समय में, उससे मैं समझता हूँ कि काफी टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, एविएशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इकोनॉमी को काफी फायदा मिल सकता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 10 दिन बाकी है, जिसे लेकर देश भर में उत्साह भरपूर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियो संदेश दिया है, चलिए आपको सुनाते हैं। रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं।
आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था, और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं, तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम बजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा, और वो चैतन्य पल हम सबकी सांझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए
अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है, ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम। पूरे महाराष्ट्र को आज हजारों करोड़ की सौगात मिलने जा रही है, लेकिन इनमें सबसे खास बात यह है कि मुंबई का अटल सेतु, ये शानदार पुल इंजीनियरिंग का कमाल का नमूना माना जा रहा है। क्योंकि आपको बताते हैं कि क्या है इसकी खासियत, देखिए खास रिपोर्ट। मुंबई में सफर के लिए अब सिंगापुर जैसी सुविधा मिलने जा रही है। ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जिसके जरिए शिवड़ी और दक्षिण मुंबई से नहावा, शेवा और नवी मुंबई तक के इलाकों में घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। अटल सेतु नाम का ये पुल मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए नई लाइफलाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। ये पुल शिवड़ी और नहावा शेवा के बीच बनाया गया है। ये पुल 6 लेन का है। इसकी लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। इसका करीब 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पर है, जबकि करीब 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है।
ये पुल 2 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। एक ओर ये देश का सबसे लंबा पुल है, तो साथ ही देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल भी है। इसके निर्माण पर 17,840 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये ब्रिज पूरे विश्व में जो सी ब्रिजेस है उनमें से वन ऑफ द टॉप ब्रिजेस में से माना जा रहा है। इस ब्रिज में तीनों टेरेन से हमने काम किया हुआ है, यानी हमने इसमें लैंड का एक एलिवेटेड पार्ट है, इसमें समुद्र में एक ब्रिज है और साथ ही में मड फ्लैट्स में इसमें काम की गई है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज ऐसी इस्तेमाल हुई है जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। तकरीबन 6 साल में ये शानदार पुल बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि ये पुल हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इस पर ओपन रोड टोलिंग सिस्टम है, यानी टोल चुकाने के लिए किसी गाड़ी को रुकना नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत शक्तिशाली स्कैनर लगे हैं। इस पुल पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इस पर 400 कैमरे लगे हैं, जिनमें 190 थर्मल कैमरे हैं। लिहाजा धुंध कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने पर भी यहाँ से गुजर रही गाड़ियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। तो इस पुल पर ओवर स्पीडिंग या किसी गाड़ी के खराब होने या अनजान वजह से रुकने की जानकारी कंट्रोल रूम को तत्काल मिल जाएगी। साथ ही इस पुल को पर्यावरण के भी अनुकूल बनाया गया है। साफ है कि सफर बेहद सुरक्षित हो, इसके लिए इस पुल पर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस पुल के निर्माण से खास तौर से उन लोगों को फायदा होगा जिनके इलाकों में अभी तक मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि रोजाना लगभग 70,000 से ज्यादा गाड़ियां इस पुल से गुजरेंगी। आपको बता दें कि इस पुल से सफर में कितनी आसानी होने जा रही है। इससे मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सफर में बेहद कम समय लगेगा। साथ ही मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच भी सफर आसान होगा। वहीं मुंबई से नवी मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों तक यात्रा में कम समय लगेगा। साथ ही पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। हालांकि इस पर एक तरफ से सफर के लिए 250 रुपए टोल टैक्स देना होगा। ब्रिज जो है ये साउथ मुंबई, नॉर्दर्न मुंबई, वेस्टर्न सबर्ब्स और उस तरफ पे शिवाजी नगर यानी उल्वे और नवी मुंबई, आगे जासई और आगे चिल्ले नेशनल हाईवे और आगे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे, यहाँ तक के तो कनेक्ट करने की इसमें पूरी प्लानिंग है। बाद में जब मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनेगा तो मल्टी मॉडल कॉरिडोर से भी ये एक ज्वाइन हो जाएगा। ये भी बता दें कि पीएम का आज का महाराष्ट्र दौरा बेहद खास है। वे आज महाराष्ट्र को 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे मुंबई में पीएम ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड रोड टनल का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे जेम्स और ज्वेलरी के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सीपसेज में भारत रत्नम और न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विस टावर्स का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम महाराष्ट्र में रेलवे और पीने के पानी की कई परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। वे राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए नमो महिला सशक्तिकरण अभियान भी लॉन्च करेंगे। मुंबई से पहले पीएम मोदी आज नासिक पहुंचने वाले हैं। वहां वे कालाराम मंदिर में आरती में शामिल होंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर नासिक में 27वें यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात कड़ाके की ठंड की। उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर और घना कोहरा दिखाई दे रहा है। राजस्थान के कुछ इलाकों में तो पानी जमना शुरू हो गया है। चुरू में पेड़ पौधे फसलों पे बर्फ जम रही है। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में कोहरा इतना है कि विजिबिलिटी 0 हो गई। दिल्ली में एक बार फिर घना कोहरा पड़ रहा है। वहीं माउंट आबू में भी बर्फ जम रही है। गाड़ियों से लेकर पेड़ पौधों पे बर्फ का ही कब्जा है। विजिबिलिटी बिल्कुल 0, पानी जमने लगा है और पेड़ पौधों पे भी बर्फ जम रही है। सर्दी का आलम कुछ इस तरह है कि उत्तर भारत में बेहद ठंड है। तापमान माइनस में भी जा चुका है कई जगह पे और दिल्ली में तापमान करीब 3 डिग्री कल रात को दर्ज किया गया। ऐसी कड़ाके की सर्दी में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और अपने घरों से बाहर ढके हुए कपड़ों में निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी सर्दी का सितम जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय तक सर्दी कुछ दिनों के लिए बनी रहेगी। और अब आपको राजस्थान के फेमस हिल स्टेशन माउंट आबू की सैर करवाते हैं। वहां भीषण ठंड है और सुबह के वक्त तो तापमान
-1 से 2 डिग्री तक चला जाता है। आलम ये है कि वहां गाड़ियों की छत पर पाला जमकर बर्फ बन गया है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में भी बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों पर भी बर्फ की मोटी परत जो है वो जम गई है। खाना खाने के लिए लगाए गए टेबल्स पर भी बर्फ नजर आ रही है। ये बर्फ इतनी सख्त है कि काफी मशक्कत के बाद इसे हटाया जा सका। माउंट आबू में खुले मैदान और सड़कों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि पर्यटकों को कुदरत का ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। माउंट आबू के बाद अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का। वहां प्रसिद्ध नैना देवी का मंदिर है, जहां से पंजाब के शहरों में छाई धुंध का खूबसूरत नजारा दिखता है। बिलासपुर की पहाड़ियों से देखने पे ऐसा लगता है जैसे पूरे पंजाब को बादलों ने ढक दिया हो। लोगों ने बताया कि कई बार ये मनोहर दृश्य उन्हें देखने को मिलता है। बादलों की आगोश में बिलासपुर की पहाड़ियों से आप पंजाब के दर्शन कर सकते हैं और ऐसा लगता है पहाड़ों की दूरी से पंजाब पूरा बादलों में ढका हुआ है। शुभ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।